नमस्कार मित्रों, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल आपके समक्ष लेकर आया है अर्थव्यवस्था स्पेशल नोट्स फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशंस। अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस एवं 67वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी के लिए संकल्पबद्ध हैं, कॉम्टेरिया आपके साथ नित्य नियमित कंधे से कंधा मिलाकर अर्थव्यवस्था के, भूगोल के और पर्यावरण के बड़े ही रोचक लेक्चर्स लेकर आपके समझ प्रस्तुत हो रहा है। अर्थव्यवस्था के प्रथम लेक्चर में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टों पे चर्चा की। आइए अब हम चर्चा करते हैं अर्थव्यवस्था के उन महत्वपूर्ण फैक्ट्स पे जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में एवं मध्य प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में आपके बहुत काम आने वाली है। बने रहें कॉम्टेरिया चैनल पे। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें एवं स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस के उत्कृष्ट उद्बोधन को प्रमाणित करता कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में शिक्षा का मुफ्त प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कटिबद्ध है। अब हम अर्थव्यवस्था के फैक्ट्स पे चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने विदेशी व्यापार के विनिमय हेतु निर्यात आयात नीति की घोषणा की थी। 2015-20 में निर्यात आयात नीति की घोषणा की थी जो मार्च 2020 तक के लिए थी। इस नीति को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया था? देखिए, इसका सही आंसर होगा मार्च 2022। भारत में बैंकों के खराब और डूबते हुए ऋणों की खरीद के लिए किस कंपनी का गठन सरकार ने किया है? तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का गठन सरकार ने किया है। विपणन वर्ष 22-23 के लिए गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा सितंबर 2021 में घोषित किया गया था? तो 2015 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया था। किस रिपोर्ट का प्रकाशन 2021 से बंद कर दिया गया है? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन 2021 से बंद कर दिया गया। शेयर बाजार में ऐसे निवेशक जो नए सार्वजनिक निर्गमों में इस इरादे के साथ आवेदन करते हैं ताकि शेयर आवंटन के साथ ही उन्हें बेचकर तुरंत मुनाफा कमा सकें, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इस प्रक्रिया को, इस निवेशक को स्टैक के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार की नई नीति के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं, किसानों को उनकी उपज की लागत पर कम से कम कितने प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हो सके? तो देखिए, 50% प्रतिफल प्राप्त हो सके। भारत में खाद्यान्नों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए, ये बड़ा ही सरल प्रश्न है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तनिक भी भ्रमित ना हो। भारत में खाद्यान्नों का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है। 2021-22 में भारत में प्रचलित मूल्यों पर सकल मूल्य संवर्धन जीवीए एट करेंट प्राइस में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितने प्रतिशत था? तो कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान 18.8% था। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? देखिए, निर्धनों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने के लिए केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का संबंध है। पिराई सत्र 2021-22 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल सरकार ने अगस्त 2021 में निर्धारित किया था? देखिए, 290 रुपये प्रति क्विंटल सरकार ने अगस्त 2021 में निर्धारित किया था। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल नित्य निरंतर लोक सेवा आयोग प्रतियोगियों के लिए और सभी राज्य स्तरीय एवं केंद्र स्तरीय भर्तियों की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए नित्य नियमित महत्वपूर्ण विषयों पर बड़े ही सधे हुए आकर्षक लेक्चर्स लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। यह लेक्चर्स पूर्णतः निःशुल्क हैं, इसका लाभ जरूर लें। बड़े ही उत्कृष्ट मटेरियल कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल पर प्रसारित किए जाते हैं।
प्रश्नों की गारंटी है, प्रश्न जरूर आएंगे, हर लेक्चर से प्रश्न आएंगे। अगर आप कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल के नियमित श्रोता हैं तो आपको इसका लाभ मिल रहा होगा। कॉम्टेरिया वीडियोस बड़े ही मेहनत से और बड़ी उत्कृष्टता से तैयार किए जाते हैं। आप इस वीडियोस को भारी मात्रा में शेयर किया करिए और नित्य नियमित अपने अध्ययन के निखारने के लिए आप इन लेक्चर्स को सुना करिए। एक महत्वपूर्ण आयाम मिलेगा पढ़ाई किस प्रकार से आप करें कि इस प्रकार के परीक्षाओं में जो बदलता पैटर्न है यूपी पीसीएस का, उत्तर प्रदेश रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सचिवालय सेवा, इनमें जो भी प्रश्न जनरल स्टडीज़ के आ रहे हैं या अर्थव्यवस्था के आ रहे हैं या पर्यावरण एक नए आयाम स्थापित कर रहा है हर कंपटीशन में। मध्य प्रदेश में विज्ञान पर्यावरण, विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी एवं राज्य की और केंद्र की सांविधिक एवं सांविधानिक संस्थाओं पे जो निर्गत या विषय और यूनिट बनाए गए हैं, यह पूर्णतः अभ्यर्थियों को इस तरफ प्रेरित करते हैं कि आप भारत और राज्यों के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, वैज्ञानिक परिदृश्य पर, मिसाइल परीक्षण, देश की उन्नत विज्ञान तकनीकी पर भी प्रकाश डालें। और पर्यावरण के बड़े ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पर पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं और अभी यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरण के अति विशिष्ट विज्ञान और पर्यावरण के बड़े ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स लेकर कॉम्टेरिया आपके समक्ष जरूर प्रस्तुत होगा। ऐसे उत्कृष्ट मटेरियल और ऐसे उत्कृष्ट संबोधन कॉम्टेरिया करेगा, निश्चित ही प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस और एमपी पीसीएस में उसमें से फंसने ही फंसने हैं। कॉम्टेरिया के हर लेक्चर को बड़े ही ध्यान से सुने। भारत में किस उपज का उत्पादन रबी और खरीफ दोनों के तहत होता है? तो चावल का उत्पादन। एक्चुरियल साइंस का संबंध किससे है? यह देखिए इंश्योरेंस से संबंधित है, बीमा से। भारतीय मूल के सत्या नाडेला किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हैं? देखिए माइक्रोसॉफ्ट के हैं ये। 2021-22 में देश में गन्ने का कुल उत्पादन कितना रहने का अनुमान है? तो देखिए 414.04 मिलियन टन देश में गन्ने का कुल उत्पादन रहने का अनुमान है 2021-22 सत्र में। एक इस्तेमाल वाले प्लास्टिक जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन और इस्तेमाल को किस तिथि से प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचना अगस्त 2021 में जारी की गई थी? तो प्रतिबंधन जो है 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित हो जाएगा, यह अधिसूचना आएगी। अच्छा, ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियां किन्हें कहा जाता है? देखिए ऐसी आधारिक संरचना परियोजना जिनमें क्षमता से कम विदोहन हो रहा हो उसे ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियां कहा जाता है। ऐसे ही प्रश्न जो भूल भटक कर आ जाते हैं, देखिए ऐसे प्रश्न ज़्यादातर बहुत ही उत्कृष्ट लेवल की किताबों में मिलते हैं या आपको बड़े ही महत्वपूर्ण विशेष लेक्चर्स में जैसे कि कॉम्टेरिया दे रहा है। फॉर्च्यून पत्रिका की विश्व की 500 बड़ी कंपनियों की वर्ष 2021 की सूची में वॉलमार्ट के बाद दूसरा स्थान स्टेट ग्रिड नाम की कंपनी का है। ये स्टेट ग्रिड कंपनी किस देश की ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी है? तो देखिए स्टेट ग्रिड कंपनी जैसा कि मैंने बताया था चाइना की कंपनी है, चीन की। देश में वित्तीय समावेशन की स्थिति के आकलन के लिए किसके द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक अगस्त 2021 में जारी किए गए थे? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन की स्थिति के आकलन के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी किया गया था। निजी क्षेत्र के किस बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए रोक आरबीआई ने दिसंबर 2020 में लगाई थी, जिसे कि अब अगस्त 2021 में हटा लिया गया है? तो यह बैंक है एचडीएफसी बैंक। प्रस्तावित नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कितने वर्ष के लिए प्रस्तावित योजना है? ये देखिए 4 वर्ष के लिए प्रस्तावित योजना है। केंद्र सरकार की नई प्रस्तावित नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत परिसंपत्तियों के विमुद्रीकरण से कुल कितनी राशि जुटाने की सरकार की योजना है? तो केंद्र सरकार की नई प्रस्तावित नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमकी के तहत ₹6 लाख करोड़ रुपया जुटाने का सरकार का योजना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य पर्यवेक्षण NFHS 5
कि 5वें दौर की रिपोर्टानुसार देश में कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई। देखिए बड़ा ही सहज प्रश्न है, 2% हो गई है 2.2 से घटकर। सितंबर 2021 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का निवल गैर निष्पादित आस्ती अनुपात NNPA रेशियो कितना था। देखिए ये 2.2% था। और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सितंबर 2021 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादन आस्तिया अनुपात मतलब GNPA रेशियो कितना था, 6.93%। अक्सर यह प्रश्न यूपी PCS में पूछ लिया जाता है। भारत में तदर्थ कोषागार बिलों की व्यवस्था को समाप्त करते हुए अर्थोपय अग्रिम की व्यवस्था कब से लागू की गई। देखिए 1 अप्रैल 1997 से अर्थोपय अग्रिम वेज एंड मीन्स एडवांसेस की व्यवस्था लागू की गई। सितंबर 2021 को भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात PCR कितना था। तो देखिए बैंकों का जो PCR था वाणिज्यिक बैंकों का 68.1% था। मार्च 2022 को भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी थी, तो 12 बैंक। कारोबार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक। वर्ष 2019-20 के अंत में चलन में किस करेंसी नोट का कुल मूल्य सर्वाधिक था, तो देखिए 500 रुपये के नोट का चलन सर्वाधिक था। किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी और सर्वाधिक सफल वित्तीय समावेशन पहल करार दिया गया है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्तीय समावेशन पहल प्रधानमंत्री जन धन योजना को करार दिया गया है। उत्कर्ष 2022 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्कर्ष 2022 लॉन्च किया गया है। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर MAN को किस हेतु उपयुक्त किया जाता है। देखिए दृष्टिबाधित लोगों यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड द्वारा करेंसी नोटों की पहचान किए जाने के लिए MAN को शुरू किया गया है, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। भारत में कमोडिटी एक्सचेंजों का विनियामक कौन है। देखिए भारत में कमोडिटी एक्सचेंजों का विनियामक सेबी है, भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड। सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है, तो सरकारी प्रतिभूतियों की मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों की है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर्स लेकर कॉम्पिटिटिया आपके समक्ष नित्य नियमित प्रस्तुत होगा। यूपी PCS के लिए बड़ा ही आकर्षक अवसर है। यूपी PCS परीक्षा बहुत ही निकट है और आप जी तोड़ मेहनत करें, स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, और सभी पढ़े सभी बढ़े, यही आदर्श वाक्य लेकर कॉम्पिटिटिया पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, अभी तो पूरे विश्व में शिक्षा का मुफ्त प्रचार और प्रसार करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध। 7 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार के किस विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन एक नया विभाग बना दिया गया। देखिए लोक उद्यम विभाग एक नया विभाग बनाया गया है। इस समय कॉम्पिटिटिया उत्तर प्रदेश PCS, मध्य प्रदेश PCS के लिए और 67वीं BPSC PT के लिए अर्थव्यवस्था का एक हल्का सा पदार्पण लेक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए। यह आर्थिकी का महत्वपूर्ण लेक्चर, आज यह लेक्चर्स का दूसरा क्रम है। आप बड़े ही ध्यान से आर्थिकी के लेक्चर्स, पर्यावरण के लेक्चर्स और भारत के भूगोल के लेक्चर्स को देखते रहें। निश्चित ही 50 प्रश्न आपके फंसेंगे। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार में कौन सा नया मंत्रालय बनाया गया था। देखिए जुलाई 2021 में केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्रालय जो है नया बनाया गया था। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण यह रहा कि नया मंत्रालय जो सहकारिता बनाया गया, इसके मंत्री हैं अमित शाह। जैसा कि आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम हो तो याद रखिएगा, जो भी केंद्र सरकार में नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया उसके मंत्री अमित शाह ही हैं, ये भी ध्यान रखें। इस मंत्रालय के भी मंत्री अमित शाह। वर्ष 2019-20 के अंत में चलन में किस सिक्के की धनराशि सर्वाधिक थी। 5 रुपए के सिक्के के
शुष्क भूमि पर बांस के वृक्ष लगाकर हरित पट्टी विकसित करने के साथ साथ लोगों की आजीविका में वृद्धि के लिए बोल्ड बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट योजना खादी और ग्रामोद्योग द्वारा किस राज्य में जुलाई 2021 में शुरू की गई? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षाओं में आया है। इसका सही उत्तर है राजस्थान। किस दिन को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है? तो 27 जून को। किस देश के समग्र विकास के लिए एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना का निर्णय सरकार ने जुलाई 2021 में लिया था? देखिए, लद्दाख में। अक्टूबर 2021 मार्च 2022 के दौरान विशाल वैश्विक प्रदर्शनी एक्सपो 2020 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो देखिए, यूएई में किया गया था, संयुक्त अरब अमीरात। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमानों में वर्ष 2020-21 में देश में कुल बागवानी उत्पादन कितना आकलित किया गया था? 331 मिलियन टन। देखिए, कई प्रश्न यहाँ पर आपको पर्यावरणिक अर्थव्यवस्था से भी मिल रहे हैं। पर्यावरण से संबंधित भी जो लेटेस्ट इकोनॉमिकल डेटा होंगे वो भी इसी लेक्चर में एग्जिस्ट होंगे। अभी मैं बड़े ही महत्वपूर्ण पर्यावरण के लेक्चर को भी इसी में कंबाइन करूँगा। अभी हम अर्थव्यवस्था के लेक्चर को सुन रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको पर्यावरण के लेक्चर भी इसी में कंबाइन करता हूँ। बड़े ही महत्वपूर्ण पर्यावरण के लेक्चर मैं इसमें कंबाइन करने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि इस समय परीक्षाओं का दौर चल रहा है। परीक्षाओं के दौर में कॉम्पिटेरिया कुछ न कुछ नए परिवर्तन करता रहता है। इसी क्रम में अब हम अर्थव्यवस्था के एक पार्ट को पढ़ते हुए नए लेक्चर्स का सृजन करेंगे। नए लेक्चर्स की श्रृंखला में अब हम कंबाइन करते हैं इसी लेक्चर में एक नया लेक्चर, भारत का पर्यावरण। आइए हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक नए विज़न को लेकर, एक नए संकल्प को लेकर भारत के पर्यावरण पर एक हल्का सा प्रकाश डालेंगे। ये कॉम्बो लेक्चर बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण पर्यावरण के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में जो हमने लेक्चर्स किए हैं उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन हो रहा है सिलेबस में, प्रणालियों में। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के भूगोल का बड़ा ही रोमांचक लेक्चर कॉम्पिटेरिया की तरफ से दिया जा रहा है। आइए हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं भौगोलिक पर्यावरण पर। पर्यावरण विषय के अंतर्गत जो भूगोल आता है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही निकट आ चुकी है और इसी क्रम में कुछ स्पेशल लेक्चर्स की अपेक्षाएं हैं। पर्यावरणिक भूगोल पर चर्चा करते हैं और भी महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण से संबंधित करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नित्य नियमित पूछे जाते हैं। पर्यावरणीय करेंट अफेयर्स अपने आप में एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के परीक्षाओं का जो पैटर्न हर वर्ष एक नए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, परिचर्चा और एक आशंकाओं का क्रम लेकर आता है कि अब कैसा पैटर्न होगा, आखिर अब किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखलाओं और ऐसे ही प्रश्नों की एक सटीक रणनीति कॉम्पिटेरिया बना रहा है। कॉम्पिटेरिया इस यूपी पीसीएस के लिए, एमपी पीसीएस के लिए बड़े ही रोचक लेक्चर्स की एक श्रृंखला स्थापित कर रहा है। आइए हम चर्चा करते हैं
भारत के पर्यावरण में कुछ वनों की स्थिति की रिपोर्ट पर। आखिर यह वन स्थिति रिपोर्ट क्या कहती है? भारत के पर्यावरण की जब बात होती है और एक अवसर हो स्पेशल लेक्चर्स की, तो इन स्पेशल लेक्चर्स में हम वनों पर चर्चा करते हैं। और वनों में जो सबसे पहला हमारे समक्ष भूमिका बनती है कि आखिर भारत की वन स्थिति रिपोर्ट क्या कहती है। लोक सेवा आयोग प्रतियोगियों के लिए भारत की वन स्थिति रिपोर्ट से भी 2-4 प्रश्न निश्चित ही पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस अर्थव्यवस्था के लेक्चर 2 में अटैच करते हैं भारत की वन स्थिति रिपोर्ट को एक पर्यावरणीय अर्थव्यवस्थात्मक लेक्चर के रूप में। क्यों सुर्खियों में है? आखिर क्यों सुर्खियों में है वन? क्या है भारतीय वन सर्वेक्षण? इस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे कि रोचकता बढ़ेगी लेक्चर में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF&CC ये डिपार्टमेंट है, इसने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की घोषणा की है। क्या कहता है आखिर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021? देखिए, घबराए नहीं, लेक्चर कितना भी लंबा हो जाए कॉमटेरिया लेक्चर को पूर्ण करता है। कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल हर लेक्चर को पूर्णतः कंप्लीट कर ही अपने सेशन को एंड करता है। प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है ISFR भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। देखिए, सारे प्रश्नों का कन्फ्यूज़न दूर करूंगा मैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2 वर्षों में एक बार जारी किया जाता है। इसमें भारत के वनावरण और वृक्षावरण का आकलन होता है। इस रिपोर्ट को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऐसा प्रथम सर्वेक्षण सन 1987 में प्रकाशित किया गया था। देखिए, पृष्ठभूमि को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए ISFR 2021 इस क्रम की 17वीं रिपोर्ट मानी जाएगी। जब 1987 से प्रकाशन हुआ तो अब आप जोड़ लीजिए 2021 तक, और वो भी 2 वर्ष में एक ही बार प्रकाशित होनी, तो 17वीं रिपोर्ट है। डेटा की गणना सुदूर संवेदन तकनीकों का उपयोग करते हुए भारत के वनावरण के वॉल टू वॉल मानचित्रण के माध्यम से की जाती है। ISFR का उपयोग वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्र में योजनाएं बनाने और नीतियों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है। ये नियमित रूप से देश के वन संसाधनों का आकलन और निगरानी करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा यह कार्य ऐसा करता है कि प्रशिक्षण, अनुसंधान और अतिरिक्त आवश्यक सेवाएं भी प्रदान करता है। ISFR 2021 के आयाम में क्या क्या नए अध्याय जोड़े गए हैं, क्या क्या नए कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारत के टाइगर रिजर्व और शेर संरक्षण क्षेत्रों में वन आवरण का आकलन किया जाएगा। सिंथेटिक एपर्चर रडार डेटा का उपयोग करते हुए ज़मीन के ऊपर बायोमास का अनुमान, और ये अनुमान इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के सहयोग से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए एक अध्ययन पर आधारित होगा। और भारतीय वनों में जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट का मानचित्रण होगा। ये बिट्स गिलानी के गोवा कैंपस के सहयोग से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित होगा। क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष होगा ISFR 2021 के? ISFR की तुलना में पिछले सर्वेक्षण 19 के साथ और साथ ही 21 के आंकड़े के रूप में हम अब दर्शित कर रहे हैं महत्वपूर्ण आंकड़ों को। देखिए,
कुल वनावरण जो है भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है और कुल वनावरण 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी कि 0.22% की वृद्धि हुई है। अति सघन वन में 501 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। मध्यम सघन वन में 1582 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। ये सारी रिपोर्ट ISFR 2021 की है। खुले वन में 2621 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। झाड़ियों में 242 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। देखिए, कुल वनावरण के मामले में 5 शीर्ष राज्यों की मैं चर्चा कर रहा हूँ 2021 ISFR रिपोर्ट के अनुसार। मध्य प्रदेश प्रथम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र है। और वनावरण के तहत राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर 5 शीर्ष राज्यों की मैं चर्चा करूंगा। मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33% और उसके बाद मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। वृक्षावरण की बात करें, कुल वृक्षावरण 2.91% भारत के भौगोलिक क्षेत्र का और सर्वाधिक वृक्षावरण वाला राज्य है महाराष्ट्र, जिसमें कि 0.76% की वृद्धि हुई है। वनों के बाहर का वृक्ष क्षेत्र की बात करें तो भारत के कुल वनावरण और वृक्षावरण का 36.18% और सर्वाधिक वनों के बाहर का वृक्ष क्षेत्र विस्तार वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, इसके बाद उड़ीसा और कर्नाटक का स्थान है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जिसमें वनों के बाहर का वृक्ष क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत है वो है लक्षद्वीप और इसके बाद केरल और गोवा का स्थान आता है। अभिलिखित वन क्षेत्र रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA या तो हरित क्षेत्र ग्रीनवॉश GW के संदर्भ में वनावरण की तुलना करेंगे। देखिए, RFA के भीतर वनावरण है 31 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और RFA के बाहर जो वनावरण है या GW के बाहर जो वनावरण है वो 1509 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। अब हम चर्चा करेंगे ISFR 2021 के क्षेत्र विशेष के संबंध में वनावरण की बात करेंगे। पहाड़ी जिलों में क्या वनावरण रहा, यह स्थिति रिपोर्ट दर्शाती है। इन जिलों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 40.17% और वनावरण में तुलनात्मक परिवर्तन 140 पहाड़ी जिलों में 902 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.32% की कमी हुई है। और जनजातीय जिलों की चर्चा करें तो इनमें कुल वनावरण 37.53%, इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.53% और वनावरण में तुलनात्मक परिवर्तन जो हम चर्चा करेंगे ऐसा रहा है कि जनजातीय जिलों में RFA या GW के भीतर 655 वर्ग किमी की कमी हुई है और जनजातीय जिलों में RFA या GW के बाहर 600 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। अब नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात करते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए कुल वनावरण इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 64.66% और वनावरण के तुलनात्मक परिवर्तन में 1020 वर्ग किमी यानी 0.60% की कमी हुई है। अब हम टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर में वनावरण की बात करेंगे। चर्चा है कि टाइगर रिजर्व में वनावरण 55,666.27 वर्ग किमी यानी कि देश के कुल वनावरण का 7.80% और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% वनावरण है। सर्वाधिक वनावरण वाला टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। अब टाइगर रिजर्व में वनावरण क्या है, देश के कुल वनावरण का 1.62% और वर्ष 2021 और वर्ष 2011 और वर्ष 2021 के सर्वेक्षण के बीच 10 की परिवर्तन की चर्चा करेंगे कि इन 10 सालों में क्या वनावरण पे चर्चा हुई। टाइगर रिजर्व में वनावरण जो रहा ये 10 सालों में 22.6 वर्ग किमी यानी कि 0.04% की कमी हुई है। और टाइगर रिजर्व में वनावरण की चर्चा करेंगे, टाइगर कॉरिडोर में वनावरण की चर्चा करेंगे 37.15 वर्ग किमी यानी 0.32% की वृद्धि हुई है।
और वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल का बुक्सा टाइगर रिजर्व, और वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला टाइगर रिजर्व है तेलंगाना का कंवल टाइगर रिजर्व। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि जल्दी आपको कहीं मिलेंगे नहीं। बहुत ही उत्कृष्ट लेवल की मानक किताबों में ही यह प्रश्न आपको मिलेंगे, शायद ही किसी सामान्य किताब में इन प्रश्नों का उत्तर आपको मिले। आपने भारत वन स्थिति रिपोर्ट कई बार पढ़ी होगी, लेकिन जिस प्रकार से कॉम्टेरिया आपको भारत वन स्थिति रिपोर्ट का यह महत्वपूर्ण सूक्ष्म डेटा दे रहा है, यह सहज देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को बड़े ध्यान से सुने। उत्तर प्रदेश पीसीएस और मध्य प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में निश्चित ही यहाँ से प्रश्न होंगे। कास्ट का वर्धमान स्टॉक की बात करेंगे। कास्ट का वर्धमान स्टॉक ये 6167.50 मिलियन घन मीटर है। इसमें से 4388.15 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्रों में मौजूद है, जबकि 1779.35 मिलियन घन मीटर और अभिलिखित और रिकॉर्डेड वन क्षेत्रों के बाहर TOF मौजूद है। भारत में प्रति हेक्टेयर औसत वर्धमान कास्ट स्टॉक है 56.60 घन मीटर। ये सारे ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड की हम चर्चा किए। अब हम मैंग्रोव आवरण की चर्चा करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के क्रम में। देखिए, कुल क्षेत्रफल है 4992 वर्ग किमी, यानी कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15%। मैंग्रोव आवरण वाले शीर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम चर्चा करें तो यह पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा इसी क्रम में है। मतलब कि टॉप पर जो राज्य है मैंग्रोव आवरण में वो है पश्चिम बंगाल। देखिए, कुल क्षेत्रफल जो है 17 वर्ग किलोमीटर है, 0.34% की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव आवरण में वृद्धि दर्ज करने वाले राज्य हैं ओडिशा और महाराष्ट्र। अब हम बांस संसाधन की बात करेंगे। बांस धारित कुल क्षेत्रफल है 1,49,443 वर्ग किलोमीटर। इसकी तुलना करें तो कुल क्षेत्रफल 10,594 वर्ग किमी की कमी हुई है। और बांस धारित क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य है मिजोरम, और बांस धारित क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाला राज्य है मध्य प्रदेश। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर बांस धारित क्षेत्र के मामले में शीर्ष राज्य है मध्य प्रदेश। बड़ा ही महत्वपूर्ण डेटा है जिसको कि आप देखेंगे और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप पाएंगे। वन कार्बन स्टॉक की हम बात करेंगे। वन कार्बन स्टॉक में वन में कुल कार्बन स्टॉक 7204.0 मिलियन टन, और मृदा जैविक कार्बन यानी सॉल ऑर्गेनिक कार्बन SOC यह वनों में कार्बन स्टॉक या भंडार का SOC क्या है? वनों में कार्बन स्टॉक या भंडार का सबसे बड़ा संचय है। देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। देखिए, यह हुआ है असली डेटा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का। वनाग्नि प्रवण वन क्षेत्र की चर्चा करेंगे। देश के 22.27% वनावरण उच्च से लेकर चरम वनाग्नि की श्रेणी के अंतर्गत आता है, और भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा दर्ज वनाग्नि की सर्वाधिक संख्या वाले 3 राज्य हैं। प्रथम है उड़ीसा, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, वनाग्नि प्रवण वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश जो है दूसरे नंबर पर है। जलवायु हॉट स्पॉट की हम चर्चा करेंगे। देखिए, वर्ष 2030, वर्ष 2050 और वर्ष 2085 के लिए किए गए अध्ययन के अनुसार जलवायु हॉट स्पॉट पूर्वानुमान की चर्चा करते हैं। जिन राज्यों या यूटीज़ में उच्चतम तापमान वृद्धि का पूर्वानुमान किया गया है वो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। और जिन राज्यों या यूटीज़ में न्यूनतम तापमान वृद्धि का पूर्वानुमान किया गया वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, गोवा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और जिन क्षेत्रों के लिए वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक वृद्धि का पूर्वानुमान किया गया है वह है भारत के पूर्वोत्तर राज्य और ऊपरी मालाबार तट। और जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में न्यूनतम वृद्धि और यहाँ तक कि गिरावट का पूर्वानुमान किया गया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में, वह हैं पूर्वोत्तर राज्यों के भाग जैसे कि अरुणाचल, सिक्किम
और देश के उत्तर पश्चिमी भाग जैसे कि लद्दाख, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। देखिए, अमेंडमेंट्स इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियमों में संशोधन क्यों करना पड़ा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 एफसीए में प्रस्तावित संशोधनों के दस्तावेजीकरण से संबंधित एक पत्र और परामर्श पत्र जारी किया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 भारत में वनों के संरक्षण के प्रावधान के लिए लागू किया गया था। राज्य और अन्य प्राधिकरणों को केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अतिरिक्त निम्नलिखित कोई भी निर्देश देने से प्रतिबंधित करता है: वनों का अनारक्षण, वन भूमि का वनेतर प्रयोजन हेतु उपयोग, किसी भी वन्य भूमि या उसके हिस्से को पट्टे के रूप में किसी निजी व्यक्ति या संगठन को सौंपना, और वनाच्छादित भूमि में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ों की कटाई करना। वन क्या है? देखिए, सन 1996 तक संबंधित प्राधिकारी अधिनियम के प्रावधानों को केवल भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अधिसूचित वनों पर ही लागू करते हैं। टी.एन. गोदावर्मन मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वन की परिभाषा के विस्तार के लिए निम्नलिखित चीज़ों को शामिल किया गया है। क्या है वन? आखिर समझें आप, वन क्या है? आज हम पर्यावरण पर चर्चा कर रहे हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट की चर्चा की है, तो थोड़ी सी चर्चा वन पर करते हैं। देखिए, ऐसे क्षेत्र जो किसी सरकार, संघ और राज्य के अभिलेखों में स्वामित्व, मान्यता और वर्गीकरण पर विचार किए बिना वन के रूप में अभिलिखित है, वे सभी क्षेत्र जो शब्दकोश में वन के अर्थ के अनुरूप हैं, और वे सभी क्षेत्र जिन्हें 1966 के निर्णय के पश्चात उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा वन के रूप में पहचाना गया, ये सारे ही वन की परिभाषा। भारत में वन भूमि में अवर्गीकृत वन, अचिन्हित वन, मौजूदा या डीम्ड वन और संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे ही वन यहाँ पर शामिल किए गए हैं। वनेतर प्रयोजन हेतु भूमि के किसी भी उपयोग के लिए अधिनियम के तहत अनुमोदन के साथ साथ निर्धारित प्रतिपूरक शुल्क जैसे कि शुद्ध वर्तमान शुल्क का भुगतान, प्रतिपूरक वनावरण आदि की आवश्यकता होती है। नियम किसको है बनाने का अधिकार? यह अधिनियम केंद्र सरकार को इसके प्रावधान को लागू करने के लिए नियम बनाने हेतु अधिकृत करता है। वनेतर प्रयोजन की परिभाषा क्या होगी? कि चाय, कॉफ़ी, मसालों, औषधि पौधों आदि की खेती के लिए और वनीकरण से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी भी वन भूमि को साफ करना या वृक्षों की कटाई करना। वनेतर प्रयोजनों में वनों और वन्य जीवों के संरक्षण, विकास और प्रबंधन से संबंधित सहायक कार्य शामिल नहीं है, जैसे कि चौकियां, अग्री लाइनों, बेतार संचारों की स्थापना और बाट का निर्माण। सलाहकार समिति का गठन क्या है? केंद्र सरकार अनुमोदन प्रदान करने के लिए वनों के संरक्षण से संबंधित किसी भी अन्य विषय में सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति का गठन कर सकती है। दंड क्या है? अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है और इसके लिए 15 दिन तक के कारावास का प्रावधान है। ये सारे वन संरक्षण अधिनियम 1980 बताते हैं। प्राधिकारियों और सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराध भी दंडनीय होते हैं। कोई भी पीड़ित व्यक्ति राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील दायर कर सकता है। देखिए, भारतीय वन अधिनियम 1980 वस्तुनिष्ठ तरीके से वनों को परिभाषित करता है और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर्स को देखने के लिए आप बराबर ट्यून करें हमारे चैनल कॉमटेरिया को। कॉमटेरिया ने आज भारतीय अर्थव्यवस्था के बड़े ही रोचक लेक्चर्स और उसके साथ ही साथ कंबाइन करते हुए भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 पर बड़ा ही महीन और रोचक विश्लेषण किया। बने रहें, जमे रहें हमारे एजुकेशन चैनल कॉमटेरिया पे। चैनल अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर करें। अगले महत्वपूर्ण UP PCS PT, MP PCS PT और 67 BPSC PT के स्पेशल लेक्चर्स के साथ आपके समक्ष आपकी सेवा में पुनः हाजिर होगा कॉमटेरिया। जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेव।